नीति निर्देशक सिद्धांतों की पालना करना हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाता है। लेकिन दुख होता है कि अंग्रेजी सोच रखने वाले शासक उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी भूल गए हैं और अपने उस कर्तव्य को भी भूल गए हैं। जिस तरह की घटनाएं सुनने में आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी आरती जी मुझे एक फिल्म दिखा रही थी अपने मोबाइल पर, एक एरिया का नाम लेकर कि वहां 5000 गायें रोज कटती हैं। देखा नहीं गया दृश्य, क्योंकि रक्त की धार बह रही थी, लगता था कुछ कलेजे में लग रहा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सारे राजनीतिक दलों के गोभक्त इकट्ठे हों। मुझे खुशी हुई जब संत ज्ञानानंद जी ने कहा कि राष्ट्रीय गोधन महासंघ किसी एक दल या अकेले विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस का संगठन नहीं है। वो संगठन है उन तमाम गोभक्तों का जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों, किसी भी विचारधारा से संबंध रखते हों, किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, किसी भी मजहब और जात से संबंध रखते हों। आप कहते हैं गोमांस निर्यात किया जाता है। अरे पश्चिम में तो गाय को भी मांस खिलाया जाता है। कभी आपने सुना है ये? जब राष्ट्रपति ओबामा यहां आए थे तो मुझे उनसे मिलने जाना था। नेता प्रतिपक्ष के नाते हमारे यहां जो भी हेड ऑफ द स्टेट आता है उससे मेरी भेंट होती है। उससे पहले अमेरिकन एम्बेसडर हमारे यहां आए और कहने लगे कुछ मुद्दों पर आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताइए। तो एक मुद्दा उन्होंने निकाला कि अमेरिका से भारत डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेता, आयात नहीं करता। इससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ है। हम चाहते हैं कि आप हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदें। तो मैंने उनसे कहा कि हम कभी भी अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि शायद आपको पता नहीं, इसके साथ बहुत कल्चरल और रिलीजियस इश्यूज इन्वॉल्व हैं, इसका सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा व्हाट कल्चरल इश्यूज? मैंने कहा हमारे यहाँ की गाय शाकाहारी होती है, शुद्ध शाकाहारी। आप अपनी गाय को मांस खिलाते हैं। जिस दिन भारत में पता चल गया कि ये गाय के दूध की चीज जो है वो मिल्क पाउडर है, चाहे कोई और चीज है, ये ऐसी गाय की आई है जिसको मांस खिलाया जाता है, तो खाना तो दूर छूना भी पसंद नहीं करेगा भारतीय उसको। तो उन्होंने कहा आप क्या खिलाते हैं? तो मैंने कहा हम खिलाते हैं हरी घास, हम खिलाते हैं बरसीम का चारा, हम खिलाते हैं तूड़ी और भूसा, और दूध गाढ़ा करने के लिए हम खिलाते हैं खल और बिनोला। तो बोले व्हाट इज खल एंड बिनोला? आई सेड खल इज मस्टर्ड ऑयल केक्स एंड बिनोला इज कॉटन सीड्स। ओ यू फीड देम विद मस्टर्ड ऑयल केक्स एंड कॉटन सीड्स? आई सेड यस, ग्रीन ग्रास फॉडर, मस्टर्ड ऑयल केक्स एंड कॉटन सीड्स। तो उसने कहा हम भी खिलाना शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा आपको मालूम है कि जिस गाय ने मांस खा लिया 3 साल लगते हैं उसके सिस्टम से उस मांस को निकलने में। सिर्फ 3 साल से पहले तो आप बात भी नहीं कर सकते। अगर आज आप शुरू करेंगे तो 3 साल तो उन गायों को सिस्टम में से निकलने में लगेगा। बोले आप ऑस्ट्रेलिया से खरीदते हैं? तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया से बाकायदा निगोशिएटिंग टेबल पर निगोशिएशंस हुई और उन्होंने कहा कि हम नए सिरे से भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए केवल शुद्ध शाकाहारी गाय रखेंगे, उसका निर्यात करेंगे, लेकिन हम एक भी ऐसा निर्यात नहीं करेंगे जहां गाय को मांस खिलाया जाता। मित्रों, अभी मैं जो अर्थव्यवस्था की बात कर रही थी, आपको हैरानी होगी एक और बात सुनकर। एक बार वियतनाम का एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन हिंदुस्तान आया था, तो चर्चा के दौरान उनसे बात हुई कि आपने अपना पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम कैसे चलाया, आपने अपना गरीबी उन्मूलन कैसे किया। तो उन्होंने कहा सीबीआई के द्वारा। तो हमारे यहाँ तो सीबीआई की संज्ञा ही अलग होती है। तो मैंने कहा सीबीआई ने गरीबी उन्मूलन कैसे कर दिया? तो उन्होंने कहा सीबीआई स्टैंड्स फॉर काउ बैंक इनिशिएटिव। सर काउ बैंक इनिशिएटिव? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने गरीब लोगों को एक एक गाय दी और एक एक हेक्टेयर जमीन, और उनसे कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बदले में बछिया दे देना इंटरेस्ट के रूप में। हम उनसे इंटरेस्ट के रूप में केवल बछिया लेते थे
और वो उसका दूध बेचते थे, बच्चों को भी दूध पिलाते थे, और सारे का सारा गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम हमारा काउ बैंक इनिशिएटिव पर हो गया। और ये देश गरीबी से तो क्या, कुपोषण से मर रहा है। पीछे एक आंकड़ा आया, जिस आंकड़े को देखकर प्रधानमंत्री ने कहा ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। राष्ट्रीय शर्म की बात कहने से काम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी। अगर इस कुपोषण को समाप्त करना है, अगर इस राष्ट्रीय शर्म को के कलंक को धोना है, तो सबसे पहले आपको तय करना होगा कि गाय बचेगी और गाय के दूध से बच्चों का पोषण होगा तो कुपोषण समाप्त होगा। जिस घर में दूध होता है मित्रों, उस घर का बच्चा कभी कुपोषित नहीं होता, क्योंकि कोई माँ इतनी अन्यायी नहीं हो सकती कि सारा दूध बेच दे। वो एक गिलास बच्चे के लिए जरूर रखती है पिलाने के लिए, और जिस बच्चे को सुबह शाम दूध मिल जाता है वो कभी कुपोषण से ग्रस्त नहीं होता। और ये आंकड़ा आने के बाद कुपोषण से दूर करने का ये कार्यक्रम मैंने अपने क्षेत्र विदिशा में शुरू किया। 800 नई दुग्ध समितियां बनाई हैं मैंने अपने यहाँ विदिशा क्षेत्र में, जहां केवल कैटल इंडक्शन कर रही हूं, गाय दे रही हूं उनको। 5 करोड़ रुपया अभी स्टेट के बजट से रखवाया है कि हम उनको गाय देंगे और उस गाय के माध्यम से हम भी अपने यहाँ की गरीबी दूर करेंगे और दुग्ध संघ के माध्यम से दुग्ध का उत्पादन करेंगे। उन बच्चों का कुपोषण भी खत्म होगा। अभी कह रहे थे गोपाल मुनि जी, यहाँ बहुत वेदना से बोल रहे थे कि बीएसएफ के जिन लोगों ने बांग्लादेश जाने वाली गायों को बचाने का काम किया, उनका कोर्ट मार्शल हो गया और उनकी आरटीआई में जवाब ही आ गया कि बीएसएफ के लोग इसका उत्तर देना नहीं चाहते। गोपाल मुनि जी, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूं, आप उस आरटीआई की प्रति मुझे दे दीजिए, और वो जो उत्तर आपके पास आया है कि बीएसएफ के लोग जवाब नहीं देना चाहते, उसकी एक प्रति दे दीजिए। आने वाले शीतकालीन सत्र के अंदर हम और खैरे साहब मिलकर के इस विषय को उठा करके उत्तर ला करके देंगे। ऐसे ये कैसे जवाब नहीं दे सकते? देश के अंदर अवैध व्यापार हो रहा है गायों का, देश के बाहर अवैध व्यापार हो रहा है गायों का। गाय कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि छोटी सी किसी बोरी में बैठ करके और रख करके आपने स्मगल कर दी। सरेआम ट्रक्स जाते हैं, सरेआम ट्रक्स जाते हैं और ट्रकों के अंदर गायों को बाड़ों की तरह रख दिया जाता है, और वो समझ जाती है कि उसे कसाई खाने में लेके जाया जा रहा है। उस समय उसकी आंख से जो आंसू छलकता है वो किसी भी कलेजे को चीर सकता है। मुझे नहीं मालूम कि कैसे पैसा लेकर उन ट्रकों को वो लोग निकलने देते हैं जो अपने आप को गोपालक की संतान कहते हैं, जो अपने आप को भारतीय कहते हैं। भारत में गोवध निषेध मुकम्मल हो, भारत में गोवंश का संवर्धन और गोवंश का रक्षण पूरी तरह से हो, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी ज्ञानानंद जी, हम इसी बार के सत्र में एक प्रयास करेंगे कि जैसे हम बहुत बार सरकार को घेरने के लिए बृहद विपक्षी एकता करते हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है जहां सत्ता दल के लोग भी हमारे साथ आना चाहेंगे जो गोभक्त हैं, हम बृहद राजनीतिक एकता करेंगे और वो बृहद राजनीतिक एकता करके उनका सेमिनार बुलाकर आपको बुलाएंगे और हम कहेंगे कि ये सेना है आपकी, संसद की सेना, जो गोवंश का रक्षण करेगी, गोवंश का संवर्धन करेगी। जो 2 विषय आपने और लिए, एक ओ माय गॉड के बारे में आपने कहा और एक अभी कहा एक फिल्म जिसमें राधा के ऊपर वो डांस, मुझे मालूम है जहाँ कहते हैं राधा आना चाहती है डांसिंग फ्लोर पे, राधा चाहती है डिस्को। मुझे समझ नहीं आती कि ये हिंदू आस्थाओं पर ही प्रहार क्यों किया जाता है। आप उसका नाम कुछ भी और रख सकते थे। हजारों नाम हैं जो हमारे शास्त्रों में हमारी आस्था के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन सीता का नाम, राधा का नाम, कौशल्या का नाम, ये नाम जो हमारी आस्थाओं के प्रतीक हैं, जिनकी हम दिन रात पूजा करते हैं, आपको राधा को ही डांसिंग फ्लोर पे लाना है, राधा को ही डिस्कोटेक में लाना है। आप किसी भी दूसरे नाम से वो गाने की रचना कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मालूम है कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम बोल बाल के रह जाएंगे, थोड़ा बहुत कहीं प्रदर्शन होगा तो बात हो जाएगी,
लेकिन इस विषय को भी हम लोग उठाएंगे, इस बार की संसद में उठाएंगे कि हमारी आस्थाओं पर प्रहार करना बंद करो। और किसी भी मजहब के खिलाफ आप उपहास नहीं कर सकते, आपको भय लगता है। लेकिन जब हिंदू धर्म का सवाल पैदा होता है, जब हमारी आस्थाओं का प्रश्न पैदा होता है, तो बेखौफ लोग करते हैं। कोई एक दो नहीं, 20 उदाहरण ऐसे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि इस तरह के विषय जब हम उठाते हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर होकर लोग हमारे साथ आते हैं। कुछ भयभीत होकर कहते हैं उठाइए उठाइए आप। भाई देखिए, हम अपने दल के कारण बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम मन से आपके साथ हैं। लेकिन बहुत लोग खुलकर आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे दल की भावना चाहे कुछ हो, लेकिन हम आपका साथ देंगे। तो एक ऐसा बृहद राजनीतिक संगठन, संसद के अंदर का मंच हम तैयार करेंगे गोवर्धन गो संरक्षण का, और उसको आपको सौंपेंगे आशीर्वाद के लिए, और आपके आशीर्वाद से वो आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।